नमस्कार साथियों, जैसा कि बेटा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अनसॉल्व पेपर 2025 के, जिसके अंदर आप लोगों को एक एक प्रश्न को हल कराया जा रहा है। और जैसा कि फिजिक्स के अंदर 5 के का तक प्रश्नों को हल करा दिया है, आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और अगले प्रश्न को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब हम लोग बेटा जो अध्ययन करेंगे वो 5 के खासे प्रश्नों को हल करेंगे। 5 का ख प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब पहला पॉइंट पूछा है प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूसरा प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तीसरा प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। भाई 3 बिंदु पूछे हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे भैया, संधारित्र किसे कहते हैं? फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है? जब आपको बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता होगा तब आप ये तीनों बिंदु को क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। तो इन तीनों बिंदुओं को हल करने के लिए सबसे पहले हम चल रहे हैं बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की ओर और उसके फॉर्मूले को उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा वो 3 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे भाई ये बताओ संधारित्र किसे कहोगे? सबसे पहला प्रश्न हमारा तो यही है भाई कि संधारित्र किसे कहोगे? तो आप बोलोगे सर संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। क्या बताया? संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है या धारिता में वृद्धि की जा सकती है। चलिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। क्लियर? अब बात करेंगे जो संधारित्र की धारिता C बराबर होता है बेटा Q अपॉन बी। C बराबर Q अपॉन बी और धारिता का जो मात्रक होता है बेटा क्या होगा? फैराड। ठीक है, तो ये बेटा परिभाषा कभी कभार आपसे 1 नंबर में पूछ ली जाती है। अब 3 अंक का प्रश्न हल करने वाले हैं। वेरी इंपोर्टेंट, 2026 की दृष्टि से कितने अंक का? 3 अंक का। और डेरिवेशन है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपसे बेटा ये प्रश्न पूछा जाता है भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, 3 नंबर में आता है। चलिए तो बनाते भाई सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र को। देखिए इसमें क्या होता है भाई, 2 प्लेटें होती हैं, 2 प्लेट लेंगे, एक प्लेट P मान ली, दूसरा प्लेट हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। ठीक है, और इससे हमने बेटा किससे जोड़ दिया? प्रेरक से। और प्रेरक से जोड़ने के बाद इसे आवेशित कर दिया। तो आवेशित करने पर बेटा जो प्लेट P है, प्लेट P के आंतरिक भाग पर प्लस Q आवेश तथा प्लेट Q के आंतरिक भाग पर दूसरी ओर प्लेट Q के आंतरिक भाग की ओर माइनस का आवेश। और Q का जो बाहरी भाग है इसे बेटा किससे जोड़ दिया जाता है? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसे जोड़ दिया पृथ्वी से। और पृथ्वी पर आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है
वो क्या होती है, अनंत। अब चूंकि बेटा दोनों प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई हैं, तो मान लिया d दूरी पर, और प्लेटों के बीच वायु या निर्वात भरा हुआ है। अब आपने बेटा जैसे ही प्लेटों को प्रेरक से जोड़ा तो इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया, ये प्लस और ये माइनस। इसका बेटा बाहरी आवेश पृथ्वी पर चला जाता है, तो प्लेटों के बीच बेटा कौन उत्पन्न हो जाएगा, आवेश के कारण उत्पन्न हो जाएगा कौन, वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच बेटा कौन उत्पन्न हो गया, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो आप बेटा प्लेटों के बीच कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, मैंने मान लिया यहां बिंदु ले लिया, इस बिंदु से बेटा जिधर माइनस आवेश होगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और इस बिंदु से जिधर प्लस होगा उसके विपरीत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यानी जो आवेश बेटा यहां पर जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा है वो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, इस डायरेक्शन के। ठीक, चलिए अब सबसे पहले ये पता करो कि भाई प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। देखिए यहां पर सबसे पहले प्लेट, यहां पर लिख रहे बेटा प्लेट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि बेटा दोनों प्लेटों पर समान रूप से आवेश वितरित है, इसलिए क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। और प्लेट का क्षेत्रफल मैंने मान लिया a, एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा तो हमने क्या बताया, क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, और ध्यान रखना एक प्लेट पर जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। प्लेट चादर एक समान रूप से आवेशित प्लेट या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ये होता है, कहां पर है ये बेटा फॉर्मूला, गॉस की प्रमेय में। ठीक है, तो यहां पर बेटा E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसी प्रकार प्लेट Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों पर समान रूप से आवेश वितरित है, बस फर्क इस पे प्लस और इस पे कैसा है, माइनस का, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। ठीक है, प्लेट बी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी, प्लेट क्यू पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी। ठीक है, अब निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, बेटा वैद्युत क्षेत्र कहां है, प्लेटों के बीच में, और प्लेटों के बीच में है तो देखा गया दोनों वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण और माइनस के कारण, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा कैसी है बेटा, एक ही ओर है, एक ही दिशा में। और जब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशाएं एक ही दिशा में हो तो ये क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, जुड़ जाएंगे। E1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हर समान अंशों को जोड़ दो तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा बेटा प्लेटों के बीच, कहां पे, प्लेटों के बीच, यहां लिख दे रहा हूं, प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कितनी होगी, इतनी। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बेटा प्लेटों के बीच कौन उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विभव प्रवणता में बेटा फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर B अपॉन D। विभव प्रवणता में फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर B अपॉन D, लेकिन हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा, बट्टे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो B बराबर E इंटू D, तो B बराबर हो जाएगा E इंटू में D। अब आपने बेटा E का मान निकाला है, तो E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इंटू में बेटा कौन है, D।
तो यहां पर प्लेटों के बीच बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी, ठीक, वैद्युत क्षेत्र इतना और वैद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर इतना, ठीक। अब बात करेंगे क्या कि भैया निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है भाई, C बराबर होता है Q अपॉन बी। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन बी। तो एक बात बताओ, यहां से C बराबर Q बट्टे इस B का मान उठाओ बेटा, कहां लगा दो, यहां पर कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर ये सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। तो भैया इस सिग्मा का मान उठाओ और कहां पुट कर दो, यहां पर C बराबर Q अपॉन सिग्मा की जगह लगाओ बेटा Q बट्टे ए, और यहां पर बेटा कौन है, ये एप्सिलॉन बट्टे में है तो बट्टे में एप्सिलॉन, और इनटू में कौन है डी। Q से Q कैंसिल, तो ए एप्सिलॉन नॉट को कहां भेज दो, ऊपर, तो यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड। तो ये बेटा क्या निकाल लिया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब आया इससे संबंधित प्रश्न, चलिए। लेकिन यहां पर बेटा समझ लो एक पॉइंट और है कि यहां पर जो संधारित्र की धारिता होती है C, वह बेटा समानुपाती किसके है, उसके क्षेत्रफल के। दूसरा पॉइंट, संधारित्र की धारिता है व्युत्क्रमानुपाती, बट्टे में है तो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, प्लेटों के बीच की दूरी के। अब आप लोग बेटा इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर जाओगे। चलिए, तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, अब उसके बाद प्रश्न को हल करने वाले हैं। आप लोग बेटा भाई इस प्रश्न का जवाब दे जाओगे कैसे, कि आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। इससे धारिता का प्लेटों के बीच की दूरी से क्या संबंध है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल से क्या संबंध है, एक दूसरे के समानुपाती। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। भाई प्लेटों के बीच की दूरी कितनी करवा रहा है, 2 गुनी। चलिए, तो पहले बेटा यहां पर C व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन डी के, यानी धारिता प्लेटों के बीच की दूरी की कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी बेटा 2 गुना कर रहे हो, तो अब नई धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नई धारिता कितनी निकलेगी, तो C डैश बराबर 1 बट्टे डी की जगह बेटा कितना लगा देंगे, 2 गुना। तो नई धारिता बेटा कितनी रह जाएगी, 1 बट्टे 2, यानी आधी। कितनी रह जाएगी, आधी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी हो तो धारिता आधी रह जाएगी। कैसी रह जाएगी, आधी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। भैया क्षेत्रफल को आधा, तो धारिता का क्षेत्रफल से क्या संबंध है, एक दूसरे के समानुपाती। अगर बेटा क्षेत्रफल को आधा करोगे, कितना करोगे, क्षेत्रफल को आधा करोगे, तो धारिता भी बेटा कितनी हो जाएगी, आधी, क्योंकि भैया एक दूसरे समानुपाती हैं। क्षेत्रफल बेटा यहां पर क्षेत्रफल को आधा किया, धारिता भी आधी, क्षेत्रफल को 2 गुना कर दोगे, धारिता भी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो दूसरा पॉइंट लिखोगे यदि यहां पर बेटा लिखेंगे प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो धारिता भी आधी रह जाएगी। भाई कैसी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है, प्लेटों के बीच
परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। देखो धारिता C बराबर होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कौन आ जाए, परावैद्युत भर दिया जाए। चलिए तो यहां पर C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C डैश बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तब नहीं धारता क्या हो जाएगी, तब नहीं धारता C डैश बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पर ये बेटा किसका मान है, ये बेटा वायु या निर्वात में धारता का, तो यहां पर C डैश बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू में C। तब धारता भी कैसी हो जाएगी, तब धारता भी K गुना बढ़ जाएगी। भाई धारता भी कितनी बढ़ चुकी, K गुना। ठीक, तो वायु के स्थान पर बेटा किसको भर दिया हमने, परावैद्युत को भर दिया, तो धारता भी कितना बढ़ गई, K गुना। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न के जवाब थे, नोट करिएगा भाई इसको। के बाद बेटा प्रश्न नंबर 5वें का ग प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। चलिए समझते हैं व्यतिकरण को। क्या है व्यतिकरण, देखो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो, समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में क्या हो रही हैं, संचरित हो रही हैं, तो वो आपस में जाके क्या होंगी, मिलेंगी। मिलने का मतलब क्या होगा, अध्यारोपण होगा। तो अध्यारोपण पर जो परिणामी तरंगों की तीव्रता होगी, कुछ बिंदुओं पर तो अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण। तो क्या बताया हमने, बताया भाई जब लिखेंगे, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण पर परिणामी तरंगों की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं भाई, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण पर परिणामी तरंगों की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर कैसी होती है, न्यूनतम। और प्रकाश की यही घटना क्या कहलाएगी भैया, प्रकाश का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण बेटा दो प्रकार से होता है, यानी व्यतिकरण के प्रकार। भाई कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला बेटा कौन सा है, पहला है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा समझिए, यहां पर क्या होगा, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में क्या होंगी, संचरित होंगी, कुछ
इस तरीके से। ये बेटा हमने मान लिया ये वाली हमारी द्वितीयक, ये वाली हमारी मान लो पहली वाली, ये डॉट 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 करके दर्शाई है, ये प्राथमिक तरंग है। और ये वाली बेटा हम जो बना रहे हैं ये वाली कहानी, ये वाली द्वितीयक तरंग बना, ये हमारी द्वितीयक तरंग है और ये वाली हमारी क्या है, परिणामी तरंग। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि भैया यहां पर व्यतकर्ण की घटना में, व्यतकर्ण की घटना में तरंगें जब बेटा क्या होती हैं, समान कला में मिलती हैं। जब तरंगें क्या हो रही हैं, समान कला में मिलती हैं। व्यतकर्ण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें कैसी मिल रही हैं, समान कला मिल रही हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। जब तरंगें समान कला में, जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलेंगी और समान कला में मिलेंगी वहां पर बेटा प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम होगी। प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम। व्यतकर्ण की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की जो तीव्रता होगी बेटा कैसी होती है, अधिकतम। आपसे क्वेश्चन यहां पर भी ये भी बन सकता है कि बेटा किसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और किसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है व्यतिकरण की इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा विनाशी व्यतिकरण। दूसरा कौन सा होता है, विनाशी व्यतिकरण। इसमें क्या होगा भाई, इसके अंदर तरंगें बेटा विपरीत कला में मिलेंगी। विभिन्न बिंदुओं पर तरंगें बेटा कैसी मिलेंगी, विपरीत कला में। ये बेटा प्राथमिक तरंग हो गई, प्राथमिक तरंग, ठीक। ये बेटा हमने मान लिया कौन सी वाली है, द्वितीयक तरंगे है, डॉट डॉट डॉट, द्वितीयक तरंग है। और ये वाली कौन सी है, परिणामी तरंग, ठीक है। तो व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिल रही हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, न्यूनतम। व्यतिकरण की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। व्यतिकरण की यह घटना क्या कहलाएगी, विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। तो भाई व्यतिकरण हमारा कितने प्रकार से होता है, दो, संपोषी और विनाशी। एक में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, दूसरे में कैसी होगी, न्यूनतम होगी। उम्मीद है कि भाई व्यतिकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझ रहे हैं विवर्तन को, चलिए नोट करिए भाई इसको। चलिए अब समझ रहे भाई किसको, विवर्तन। अब सुनो, मान लिया बेटा प्रकाश की किरणें आ रही हैं, या प्रकाश की किरणों को बेटा आप किसी रेखा छिद्र, प्रकाश की किरणों को रेखा छिद्र से गुजारिए या
उसके मार्ग में बेटा क्या कर दीजिए, तीक्ष्ण अवरोध, जैसे बेटा पेंसिल ले आइए, सुई वगैरह, कोई तीक्ष्ण अवरोध ले आइए। तो तीक्ष्ण अवरोध को लाने पर क्या होगा, प्रकाश अपने किनारों पर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन। जब प्रकाश को किसी रेखा छिद्र या तीक्ष्ण अवरोध से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश तीक्ष्ण अवरोध तथा रेखा छिद्र के कारण किनारों पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का मुड़ना ही क्या बन जाएगा, प्रकाश का विवर्तन। तो लिखेंगे जब प्रकाश को रेखा छिद्र या तीक्ष्ण अवरोध से गुजारा जाता है तो यह रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध के कारण आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का भाई क्या कहलाएगी, विवर्तन। अब समझेंगे व्यतिकरण की शर्तें। क्या शर्तें हैं समझो, ये बेटा 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। पहला है बेटा कि यहां पर दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो कैसा हो, नियत हो। पहला ध्यान रखना, व्यतिकरण शर्त में दोनों तरंगों के बीच कलांतर कैसा हो, नियत रहे। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य समान हो। दोनों की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरा, दोनों तरंगों का आयाम समान हो। चौथा, दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी कैसे होनी चाहिए, बहुत कम हो। ठीक है, ये बेटा ध्यान रखना व्यतिकरण की शर्त है। चलिए नोट करिए भाई, इस प्रश्न को नोट करिएगा भाई। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5वें का घ बोल रहा है भाई, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। भाई इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा समांतर प्लेट संधाय, तो इसी से बेटा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह बेटा व्हीटस्टोन सेतु। चलिए इस व्हीटस्टोन सेतु को बेटा पढ़ते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज से बेटा आप लोग इस व्हीटस्टोन सेतु को नहीं भूलोगे। चलिए सबसे पहले बात करें भाई, व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया था? भैया इसका आविष्कार भी किया था किसने? व्हीटस्टोन ने ही किया था और उन्होंने अपने नाम पर ही इस सेतु का नाम रख दिया। इसका कार्य क्या है भाई? इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध को, मतलब इसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया क्या लिखेंगे कि भाई इसका आविष्कार व्हीट स्टोन ने ही किया, व्हीट स्टोन ने ही किया, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात प्रतिरोध को भाई क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करें भाई रचना की, रचना समझो। इसमें क्या होता है, इसमें भाई 4 प्रतिरोध लेंगे और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि ये चारों प्रतिरोध मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। कैसे समझो, 4 प्रतिरोध, यहां पर बेटा पहला प्रतिरोध P, दूसरा प्रतिरोध बेटा हमने ले लिया Q, तीसरा प्रतिरोध R और चौथा प्रतिरोध हमने S। इन चारों प्रतिरोधों को हमने बेटा क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। चतुर्भुज का नाम A, B, C और D। क्लियर। अब करना क्या है, जो चतुर्भुज का विकर्ण बेटा A व C है, A व C को, चतुर्भुज के विकर्ण A व C को किससे जोड़ देंगे, एक वैद्युत वाहक बल तथा एक कुंजी K1 के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या बताया, चतुर्भुज के विकर्ण A व C को एक विद्युत वाहक बल तथा कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार चतुर्भुज के विकर्ण B व D को एक धारामापी तथा कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं और प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अगर भैया इस परिपथ के अंदर अगर धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित करने पर जो चतुर्भुज का विकर्ण बेटा B व D है, इसकी धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। और जब इसकी बेटा धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो परिपथ बेटा हमारा कैसी स्थिति में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। अर्थात P/Q बराबर बेटा किस स्थिति में होगा, R/S की स्थिति में होगा। किसकी, P/Q बराबर R/S की स्थिति में होगा। चलिए लिखते हैं, रचना के बारे में लिखते हैं, लिखेंगे माना 4 चतुर्भुज, 4 प्रतिरोध, माना 4 प्रतिरोध P, Q, R व S को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा एक चतुर्भुज ABCD का, चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। क्या लिखा हमने, माना 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण A व D को एक विद्युत वाहक बल E तथा कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। भैया कुंजी K1 से जोड़ दिया। इसी प्रकार चतुर्भुज के विकर्ण B व D को, इसी प्रकार
चतुर्भुज के विकर्ण बी व डी को एक धारामापी तथा कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। अब प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि विकर्ण बी व डी की धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो इस स्थिति में परपथ कैसी अवस्था में होगा भाई? संतुलन की अवस्था में होगा। अर्थात भाई P/Q बराबर R/S। देखिए भाई, ये हमने जो चित्र बनाया उसी के बारे में आपके सामने लिख दिया। ठीक, अब बात करें भाई इसकी क्रियाविधि की। चलिए अब बात करें भाई किसकी? क्रियाविधि की। क्रियाविधि, चलिए कैसे बेटा क्रियाविधि इसकी निकालेंगे, समझो। आपने जो विद्युत वाहक बल लगाया है ना, अब इस विद्युत वाहक बल से बेटा कौन जाएगी? धारा आई। धारा आई जैसे बेटा विकर्ण एसी के सिरों पर जैसे हम बेटा बंद कुंजी को लगाते हैं, बंद कुंजी को दबाने से यहां पर बेटा धारा आई प्रवाहित होना शुरू होगी और धारा आई बिंदु ए पर आकर दो भागों में बट जाती है। पहली बेटा धारा I1 किसके अंदर जाएगी? धारा I1 बेटा मान लिया AB भुजा में जा रही है और धारा I2 बेटा किस भुजा में जा रही है? धारा I2 AD भुजा में जा रही है। यहां तक कहानी क्लियर? अब चूंकि बेटा हम क्या करेंगे, हम परपथ को इस प्रकार, जो परपथ का जो प्रतिरोध है बेटा इस प्रकार समायोजित करेंगे कि जब हम बेटा धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो इस BD भुजा में, इस विकर्ण BD में बेटा धारा प्रवाहित न हो। तो जब बेटा कुंजी K2 को दबाएंगे तो कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में अगर कोई विक्षेप नहीं होगा तो बेटा यहां पर यह धारा क्या होगी? यही धारा अगर इस BD विकर्ण में नहीं आएगी तो यह धारा बेटा इसमें जो I1 आ रही है वो धारा इधर से घूम के इधर आ जाएगी। क्लियर? इसी प्रकार यह धारा I2 बेटा किसमें आ रही है? AD भुजा में है। अब धारा मापी में कोई विक्षेप ही नहीं हो रहा है, मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ये धारा बेटा किधर चली जाएगी? ये धारा I2 बेटा इस वाली भुजा में प्रवाहित हो जाएगी और ये दोनों धाराएं आकर यहां मिल जाएंगी और फिर से बेटा धारा I बन जाएगी। फिर से धारा क्या बन जाएगी? I। क्या बताया? क्या समझे? समझे ये बेटा कि जब हम परपथ में क्या करते हैं, कुंजी K1 को दबाते हैं तो K1 को दबाने पर धारा I बिंदु A पर दो भागों में विभाजित हो जाती है। धारा I1 AB भुजा में तथा धारा I2 AD भुजा में प्रवाहित होने लगती है। अब हम परपथ के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 दबाने पर जो विकर्ण BD है इसमें कोई धारा, कोई विक्षेप न हो, इसकी धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। तो इस स्थिति में जो धारा I1 किसमें प्रवाहित हो जाएगी? जो धारा BC में है प्रवाहित होगी वही धारा बेटा किसमें होगी? AB में। इसी प्रकार जो धारा CD में होगी, DC में होगी, वही धारा बेटा किसमें होगी? AD में प्रवाहित होगी। तब बेटा व्हीटस्टोन सेट की सहायता से इसको बेटा हम हल कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे जाओ
परिपथ में कुंजी K1 को दबाते हैं, जब परिपथ में कुंजी K1 को दबाते हैं तो धारा I बिंदु A पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। भुजा AB में धारा I1 तथा भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होने लगती है, धारा I2 प्रवाहित होने लगती है। अब परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 कुंजी या बिकड़ B व D में कुंजी K2 दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो इस स्थिति में BD BC भुजा में वही धारा प्रवाहित होगी जो भुजा AB में प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार DC भुजा में वही धारा प्रवाहित होगी जो भुजा AD में प्रवाहित हो रही है। तब इस स्थिति में परिपथ संतुलन की अवस्था में होगा। अतः किरचॉफ के कौन से नियम से भाई? द्वितीय नियम से। चलिए अब इसको सिद्ध करना। देखो, एक बंद पास बेटा आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, दूसरा बंद पास ये दिखाई दे रहा है। तो आप बेटा यहां पर कितने बंद पास दिखाई दिए? 2। ठीक है। धारा की दिशा में क्या बताया? यहां पर धारा की दिशा में उसके संगत जो प्रतिरोध होगा धनात्मक, धारा के विपरीत दिशा में उसके संगत जो प्रतिरोध होगा वह कैसा होगा? ऋणात्मक। वह बराबर हो जाएगा उस बंद पास के अंदर जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हुए उसके। चलिए, तो सबसे पहले बंद पास एक में, बंद पास एक कौन सा बेटा? A B D A में। चलिए, आप A से B की ओर जा रहे हो तो एक से B की ओर
धारा प्रवाहित हो रही है I1 और इसके संगत प्रतिरोध है बेटा P, पर A से B की ओर भी जा रहे हो, धारा भी बेटा A से B की ओर ही प्रवाहित हो रही है, मतलब चिन्ह कैसा लोगे, धनात्मक। उसके बाद B से D में बेटा कोई प्रतिरोध नहीं है। उसके बाद D से A की ओर आओगे तो यहां पर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, पर इसके संगत जो प्रतिरोध है R, लेकिन ध्यान रखना धारा प्रवाहित हो रही है A से D की ओर और आप जा किधर रहे हो, D से A की ओर, क्योंकि A से B, B से D, D से A, तो आप जा रहे हो D से A की ओर, धारा प्रवाहित हो रही है A से D की ओर, मतलब विपरीत, धारा के विपरीत जा रहे हो, चिन्ह माइनस का, बराबर। इस बंद पास में कोई भी विद्युत वाहक बल लगा है, आप बोलो सर नहीं लगा हुआ है, तो बराबर 0। ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का, तो I1P बराबर हो जाएगा I2R के समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब क्या करना है, दूसरा बंद पास 2 में, दूसरा बंद पास B से C, C से D, D से B, B C D B में, B C D B में, चलिए करते हैं। देखो बेटा B से C की ओर जाओगे, यहां पर इस भुजा में धारा I1 है और एक प्रतिरोध कौन है, Q। अब जा रहे तो B से C की ओर जा रहे हो, धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, चिन्ह प्लस का। ठीक इसी प्रकार बेटा आप जाओगे C से D की ओर, लेकिन धारा प्रवाहित हो रही है D से C की ओर, चिन्ह ऋणात्मक। धारा बेटा इसमें I2, प्रतिरोध S है, बराबर। इस खंड में बेटा अब D से और B के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए अब इस खंड में कोई विद्युत वाहक बल लगा है, ये विद्युत वाहक बल बेटा परिपथ के बाहर है, इस तो खंड में नहीं, तो बेटा बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का, तो I1Q बराबर हो जाएगा I2S, इसे समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 भागिए 2 कर दीजिए, समीकरण 1 भागिए 2, भाग करोगे तो LHS और RHS में भाग कर दीजिए, तो इसकी LHS में बेटा I1P में भाग करो I1Q का, बराबर RHS में I2R में भाग करो I2S का, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, अर्थात P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। क्लियर, और लिख देंगे बेटा इत सिद्धम, भाई इसको ही सिद्ध करना था। ये आपका 3 नंबर बेटा सॉलिड बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, नोट करिएगा भाई, इसको नोट करो। इसके बाद बेटा 5वें का घ प्रश्न का अथवा प्रश्न, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है, उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई लंबाइयों का अनुपात L1:L2:L3 बराबर दे रखा 3:2:1, द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है 1:2:3, प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है। यह प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, यह प्रश्न भी बहुत बार सेम मान आते हैं, समझो। सबसे पहले भाई R बराबर का होता है रो L/A, ठीक। अब लेकिन यहां पर एक बात बताओ, द्रव्यमान लाना है, कहां मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा भाई कहां पर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो भाई द्रव्यमान यहां स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन एक तार का कौन नहीं बदलता है, एक तार का भाई उसका आयतन चेंज नहीं होता। तो अब आयतन कैसे बनाओगे, तो देखो R बराबर बेटा क्या है, रो L/A, लंबाइयां दे रखी हैं। अब आयतन कैसे बनाए, तो बेटा नीचे अगर हम L से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि भाई आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर एक फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कौन होता है, ऊंचाई, लेकिन एक तार के अंदर उसका क्षेत्रफल होता है और कौन होता है, उसकी लंबाई। तो लंबाई गुणा क्षेत्रफल कौन बन जाएगा, उसका आयतन। तो बेटा यहां पर नीचे L से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको L से मल्टीप्लाई करना होगा। तो R बराबर हो जाएगा रो L का गुणा L में करोगे L² बट्टे A इंटू L, बेटा क्या बन जाएगा उसका आयतन यानी B। चलिए तो यहां से बेटा हम किसको निकाल ले, आयतन। तो आयतन को घनत्व की जगह, घनत्व को आयतन की जगह, तो यहां से हो जाएगा आयतन
बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व, अर्थात B बराबर द्रव्यमान को m से और घनत्व को बेटा किससे लिखेंगे, घनत्व को यहां से हमने लिख दिया बेटा D से, किससे लिख दिया हमने, D से लिख दिया। ठीक है, चलिए अब करते भाई यहां से देखो, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा यहां से R बराबर रो L1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 है तो L1 का स्क्वायर बट्टे यहां पर कौन हो जाएगा, V1 अनुपात R2 बराबर लगाओगे रो L2 का स्क्वायर बट्टे बेटा कौन हो जाएगा, V2 अनुपात R3 बराबर क्या हो जाएगा, रो L3 का स्क्वायर बट्टे B3। ठीक, चलो अब इनका मान लगा दो, तो यहां से रो L1 बट्टे B की जगह लगाओगे M अपॉन D, तो द्रव्यमान M1 और घनत्व बेटा तीनों का क्या रहेगा, समान रहेगा अनुपात। इसी प्रकार रो L2 का स्क्वायर बट्टे B की जगह लगाओ M2 बट्टे D अनुपात रो L3 का स्क्वायर बट्टे B3 की जगह लगाओगे M3 बट्टे D। D को बेटा कहां भेज दो, ऊपर, तो D रो L1 का स्क्वायर बट्टे M1 अनुपात रो D L2 का स्क्वायर बट्टे M2 अनुपात रो D L3 का स्क्वायर बट्टे M3। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, आप जब अनुपात पढ़ते हो ना, अनुपात जैसे लिखा हो 4 अनुपात 2 अनुपात 6, तो आप देखते हो एक संख्या से अगर कट रहे तो इन्हें काट देते, तो इनको क्या बनता है, जैसे 2 से कट रहे हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसका बेटा जो सरल अनुपात बनता है वो 2 अनुपात 1 अनुपात 3। मतलब जहां तक बेटा कटना होता है उन्हें सरलतम लाना होता है। तो आप देखोगे यहां पर हर जगह रो इंटू डी, हर जगह रो इंटू डी, हर जगह क्या है, रो इंटू में डी है, तो यहां से रो इंटू डी से बेटा ये सब कट जाएंगे, तो बचेगा कौन, L1 का स्क्वायर बट्टे M1 अनुपात L2 का स्क्वायर बट्टे M2 अनुपात L3 का स्क्वायर बट्टे M3। क्लियर, ये कहानी इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है 6 अनुपात 12 अनुपात 18, तो आप बेटा इसका सरल अनुपात कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बेटा कितने पार्ट्स कट गए, 6 किस कट गए, ऐसे बेटा ये रो इंटू डी से बेटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अब जो बचा हुआ बेटा मान लगाने के लिए L1 का मान बेटा कितना है, 3 का स्क्वायर बट्टे M1 का मान 1 अनुपात L2 का मान बेटा 2 का स्क्वायर बट्टे M2 का मान 2 अनुपात L3 का मान 1 बट्टे M3 का मान 3। तो 1 का वर्ग बेटा 3 का वर्ग 9 बट्टे अनुपात 2 का वर्ग 4 बट्टे 2 अनुपात यहां पर 1 बट्टे 3, 2 से ये बेटा क्या हो जाएंगे, 4 कट जाएंगे, कितने बार, 2 बार। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या अनुपात बनेगा, 9 अनुपात 2 अनुपात 1 बट्टे 3। अब 3 को हमें क्या करना है, हटाना है, तो आप बेटा क्या करो, पूरे समीकरण बेटा यहां पर किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 9 गुणा 3 अनुपात, इधर बेटा एक मिनट इधर कर दे रहा हूं, इसको इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, समझ लेना भाई, मैं इसको इधर कर रहा हूं इस बॉक्स में, तो यहां पर हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 9 इंटू 3 अनुपात 2 इंटू 3 अनुपात 1 बट्टे 3 इंटू 3। भाई पूरे समीकरण में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 9 तिया 27 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात यहां पर कौन बचेगा, 1। यह बेटा हमारा रहा आंसर। ठीक है, नोट करिएगा भाई इसको, चलिए नोट करिए।